Give my word of honor that we will be talking to Indians with sincerity of purpose. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a low level of satisfaction. Give my word of honor that we will be talking to Indians with sincerity of purpose. But it takes 2 to tango. सुना आपने, ये हैं पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के शब्द, जिनके सुर अब कुछ बदले बदले नजर आते हैं। मुल्क में बदहाली की मार क्या पड़ी कि एटमी पावर की डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान अब पीएम मोदी और भारत को याद कर रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। महंगाई की मार, आटे का आपातकाल और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान की आवाम, यही तस्वीर है आज के पाकिस्तान की। 3 बार की लड़ाई जिसमें पाक ने हर बार मुंह की खाई, और अब पाकिस्तान भी मानने लगा है कि वॉर का साइड इफेक्ट उसे बेरोजगारी, महंगाई और ग्लोबल स्तर पर कमजोर साख के रूप में झेलना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें वहां आम आदमी की जान से महंगी हो गई हैं। लोग रोटी के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। घास की रोटी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे की दलील देने वाले जिन्ना लैंड में आटे का आपातकाल कुछ इस तरह लगा है कि आवाम किलो भर आटे के लिए जान देने को तैयार है। मुल्क के पीएम शहबाज शरीफ कर्ज के लिए अपने अजीजों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी इस मुल्क का हमदर्द बना ड्रैगन भी उससे किनारा किए हुए है। अब भारत की याद आई है तो देखना यह है कि इसके पीछे भारत को निस्त नाबूद कर देने के सपने देखने वाले पाकिस्तान को दरिया दिल भारत से क्या मदद मिलती है, और दिक्कतों के मैबस में कसा पाकिस्तान इन चुनौतियों से किस तरह पार पाता है। तो आज स्वदेश आवर की शुरुआत करते हैं इसी अहम मुद्दे के साथ, लेकिन सबसे पहले ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रिंजॉय चौधरी, जो बता रहे हैं कि दरअसल क्या कहा है शहबाज शरीफ ने, और वहां अभी ताजा जो पाकिस्तान के हालात वो हैं क्या। शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ने कहा है भारत से बात करना है, भारत से कश्मीर के बारे में बातचीत करना है, लेकिन भारत पहले से कह दिए हैं, देखिए हम बात करेंगे, बात करने हम चाहते हैं, लेकिन आप आतंकवाद बंद कीजिए, आप टेररिज्म बंद कीजिए, ये आतंकवादियों का हमला जम्मू एंड कश्मीर में बंद कीजिए। ये पहली बात है। टॉक्स एंड टेररिज्म कैनॉट गो टुगेदर। तो जब पाकिस्तान ये टेररिज्म बंद करेंगे, टेरर ट्रेनिंग कैंप्स बंद कर देंगे, तब भारत बातचीत करेंगे। कश्मीर लेकिन भारतीय है। पूरा जम्मू एंड कश्मीर प्लस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है। ये नॉन नेगोशिएबल है, और इसीलिए कश्मीर के बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो भारत कहेगा, ये कश्मीर भारतीय है, उसके बाद आपका जो कहना है कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बदले बदले सुर हैं, क्या ये एक रियलाइजेशन है, या इस बात के जो कहने के मायने हैं और इसको समझने के मायने हैं वो अलग अलग हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जो हैं वो बेहद ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमित रंजन साहब हैं, जो कि रिसर्च फेलो हैं एनयूएस से, और उसके साथ ही जीएस सोडी साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अमित रंजन जो हैं वो रिसर्च फेलो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ एनयूएस में, और इसके साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस सोडी साहब है, जो कि जैसा हमने आपको बताया कि जाने माने डिफेंस और स्ट्रेटजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वे मैसेज देते हैं कि आइए हम एक टेबल पर बैठें, कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और एक ईमानदार बातचीत करें। ये जो इंटरव्यू है वो आपने भी देखा होगा।
ये जो टोन है शहबाज शरीफ का, उनकी पूर्ववर्ती जो भी हुक्मरान रहे हैं, क्या आपको उनसे जुदा नजर आ रहा है, या जो एक रियलाइजेशन है वो ये तात्कालिक है, ये फिलहाल जो इस वक्त संकट है उस पर जो है जो कुछ भी ऑप्शन उन्हें दिख रहे हैं वो इस वक्त आजमा रहे हैं, वो इस तरह की भी तस्वीर उभर रही है? किस तरह से आकलन करेंगे? देखिए, इसके पहले इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी बातचीत करने के लिए कहा था, लेकिन भारत का एक इशू है कि भारत ने बहुत पहले से कह रखा है, स्पेशली जब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब ऑफिस में आए कि हम बात तो करेंगे लेकिन आप पहले टेररिज्म बंद करें। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से क्या है कि उन्होंने कहा कि भाई हम बात करेंगे, हम कश्मीर पे ही बात करेंगे। अब दोनों में इशू ये है कि देखिए, बातचीत जब भी होती है चाहे दो कंट्रियों के बीच में, तो एक माहौल होता है और कुछ सहमतियां होती हैं कि इन मुद्दों पे आपकी सहमति है, हमारी आपसी सहमति है और हम इस पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आप शहबाज शरीफ साहब का जब इंटरव्यू भी देखेंगे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कश्मीर फैक्टर को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना है और कहा कि हम कश्मीर पे ही बात करना चाहते हैं, जबकि भारत ने कहा कि भाई पहले आप आतंकवाद बंद करें। तो इस दौर में जब माहौल वैसा नहीं है तो बातचीत होना, मुझे अब नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस जो इंटरव्यू है शहबाज शरीफ का, उनको उतना उनके इंटरव्यू के बाद से एक माहौल बनाना शुरू कर देंगी। आपने पिछले दिनों देखा कि जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बीच में जो वाद विवाद हुए बहुत से इश्यूज को लेके। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत काफ़ी अधिक खराब है। मदद के लिए उनको जो अरब वर्ल्ड से या फिर चाइना से जो मिल रहा था या मिल रहा है वो उतना अधिक नहीं। उनको भी ये मालूम है कि अगर भारत से रिश्ते सुधरते हैं तो जैसे उन्होंने शहबाज शरीफ के इंटरव्यू में कहा कि हम डिफेंस पे उतना खर्च करने की बात, डिफेंस पे वैसे ही पाकिस्तान जो इंडिया सेंट्रिक उनका जो पूरी की पूरी डिफेंस पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी है जिसपे वो काफी अधिक खर्च करते हैं, वो उनका शायद कम हो, या फिर जो हमारे यहाँ से जो सामानें जाती थी उनसे भी उनकी जो आर्थिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कुछ सुलझाने में या रिजॉल्व करने में कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन अब ये देखना है कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इन बातों को कितना सीरियस लेती है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इंटरव्यू को कितना सीरियस लेती है और वो क्या करती हैं। अभी तो देखिए आपने इंटरव्यू दिया, लेकिन एक जो बातचीत करने के लिए जो माहौल चाहिए वो माहौल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। इवन हाई कमिश्नर भी दोनों जगह के नहीं है, तो एक होता है कि आप डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट रहता है, वो भी अभी नहीं है। तो इन सब चीजों को पहले बहाल करना पड़ेगा। और एक और चीज है कि पाकिस्तान में इस साल इलेक्शंस भी होने हैं, तो जून जुलाई या अगस्त में, तो उसमें जो कश्मीर का मसला है तो वो शहबाज शरीफ साहब छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको छोड़ने के लिए फिर उनको एक पॉलिटिकल डेथ साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं उनको अपने तरफ रखना है ताकि वो जीत के रहें। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक नई गवर्नमेंट आए, अगर इंडिया पहल भी करता है या फिर पाकिस्तान भी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पहल करने की कोशिश भी करता है, तो बिना नई सरकार आए बिना मुझे नहीं लगता कि अमित जी इसको एक ये मान सकते हैं कि जो भी फिलहाल जो उनके मुल्क के मौजूदा हालात हैं उसमें जो भी वो अपने आप का जो एक कहते हैं ना कि एक इमेज बिल्डिंग की जो कोशिशें होती हैं या जो भी ऑप्शन तलाशने की कोशिशें होती हैं वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज़मीन जो है वो कहीं ना कहीं ये नहीं इशारा कर रही है कि इस तरह की कोई बेहतर संकेत आने वाले वक्त में हमें नज़र आने वाले हैं, जो भी मौजूदा हालात हैं उन सबको देखते हुए। इससे जुड़ा सोडी सर मेरा सवाल है कि जब आप बातचीत की पेशकश करते हैं, जब आप बातचीत के अपने इंटेंशन को क्लियर करते हैं, उस माहौल में जहां आप दुनिया से मदद मांग रहे हों, दुनिया से एक तरह की आप करुणा की उम्मीद कर रहे हों, भारत
से एक नरमी, भारत से एक झुकाव की उम्मीद करते हों, वहाँ भी आप अपनी बातचीत में अपने मुल्क के हितों या मुल्क के लोगों की जो इस वक्त की ज़रूरतें हैं, उनको आप कहीं पे भी अपनी बातचीत में नहीं लाते हैं। वहाँ पर आप सीधे कश्मीर और बाकी पहलुओं का जिक्र करते हैं। ये कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता कि जिस मुल्क में लोग भूखों मर रहे हों, जहाँ पर लोग आटे के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बुनियादी चीज़ों के लिए मुश्किलों का सामना करें, उसका जिक्र भी आप ना करें और आप भारत से बातचीत किसी और मामले पर करें। ये इंटेंशन समझ में नहीं आता। जय हिंद प्रशांत जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1965 में पाकिस्तान के तब विदेश मंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो, जो बाद में उनके प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन परमाणु हथियार बनाएगा। उनकी ये टिप्पणी 58 साल बाद बिल्कुल सही साबित हुई और आज पाकिस्तान कंगाली की कगार पे खड़ा हुआ है। ये जो शहबाज शरीफ का बयान आया है, इसको मैं इस नजरिए से देखता हूं कि जब जब भारत ने पाकिस्तान पे भरोसा किया है, पाकिस्तान ने भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है। हमें याद होगा 21 फरवरी 1999 जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए, दिल्ली लाहौर बस में, और वहां पे लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ नवाज शरीफ के साथ। उसके कुछ महीने के बाद कारगिल युद्ध हुआ। हालांकि भारत चाहेगा कि पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो ठीक हो, लेकिन पाकिस्तान पे किसी तरह से भरोसा करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतिहास इस चीज का गवाह है। और आपका जो ये प्रश्न है बिल्कुल सही है प्रशांत जी, कि पाकिस्तान को इस वक्त अपने नागरिकों की चिंता करनी चाहिए। उन्हें जम्मू कश्मीर का जो सपना है उसको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर उनका कभी भी नहीं हो सकता है। हमने देखा कुछ दिन पहले ही गिलगिट बाल्टिस्तान में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए और उन्होंने वहां के लोगों ने कहा कि हम वापस भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग देखते हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर के लोग कितने अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वहां पे पिक्चर हॉल खुल चुके हैं, 2-2 बजे तक जम्मू कश्मीर के लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, और जब वो अपनी सिचुएशन से कंपेयर करते हैं तो वो देखते हैं उनके पास तो ना पानी है पीने के लिए, ना रोटी है खाने के लिए। तो पाकिस्तान जो एक देश है वो एक फेल्ड देश है। कुछ भी कोई भी वहां की हुकूमत चाहे, पाकिस्तान में बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि बदलाव अगर होगा पाकिस्तान में तो 2-3 मुख्य जब चीजें इंप्लीमेंट होंगी तो होगा। पहला, पाकिस्तानी सेना को पाकिस्तानी राजनीति से दूर रखना होगा। दूसरा, पाकिस्तान के जो फ्लॉट फंडामेंटल्स हैं, और वो है बेसिकली भारत विरोधी नीतियां, भारत की तरफ नफरत। जब तक ये चीज खत्म नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं आएगा और पाकिस्तान की सिचुएशन बद से बदतर होती रहेगी। तो मैं शहबाज शरीफ के इस बयान को मैं इस नजरिए से देखता हूं कि हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान पे हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जब हम एक इंटेंशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि आप बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, और बातचीत की पेशकश जब भी होती है, जब आप कहीं भी बात कर रहे हो, तो अपने मुल्क की सबसे पहले किसी भी हुक्मरान को परवाह होती है। लेकिन यहाँ अभी भी पहले कश्मीर आता है, फिर बाकी पहलू आते हैं, और यहाँ पर इस पूरे इंटरव्यू में कोई जिक्र नहीं आता। जब आप पूरी दुनिया से मदद की गुहार कर रहे हों, तो भारत की तरफ अगर आप इस नज़र से देख रहे हैं कि वहाँ से आपको थोड़ी नरम दिली नज़र आए, उसके बावजूद आपके इंटेंशन जो हैं वो आपकी बातों से मैच नहीं खाते। हो सकता है कि वो जेस्चर आपका उस इंटरव्यू में उस तरह नज़र आ रहा हो। इसको किस तरह से डिकोड करेंगे? अमित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ हाँ, अच्छा आपने मुझसे जी जी। देखिए, इंटेंशंस जो होते हैं वो क्लियर थे कि शहबाज शरीफ के एक, मैंने जो कहा कि जून जुलाई या अगस्त में इनके इलेक्शंस भी होने, तो उनके वहाँ के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने साथ लेके जाना है। दूसरा क्या है कि उनको या फिर जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को
पता है कि अगर आप इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं या फिर इंडिया से मत देखिए, इंडिया पाकिस्तान जो दोस्ती है ये बहुत ही बहुत पावरफुल वर्ड है। इंडिया पाकिस्तान दोस्ती बहुत पावरफुल वर्ड है, दोस्ती स्पेशली, क्योंकि हमारे बीच में 1947 से लेके आज तक वैसी कोई मतलब बहुत बॉन्डिंग्स हुई भी हैं, तो थोड़ी बहुत थोड़े दिनों के लिए हुई है, फिर से कुछ या कारगिल हुआ या फिर और भी इंसिडेंट हुए, तो उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो ये इश्यूज हमेशा हमेशा से रहते हैं। हाँ, अपने मुल्क के जो लोगों को अब ये देखिए कि इंटरव्यू जो होते हैं वो स्ट्रक्चर किस तरह किए गए। तो हो सकता है कि वो इंटरव्यू जो स्ट्रक्चर किए गए हो उसमें उनको ये कहा गया हो कि भाई आप इंडिया को एड्रेस करें या इंडियन अपने मुल्क के जो कंसर्न है इंडिया से वो एड्रेस करें, ना कि अपने अपनी जनता के इश्यूज को। तो वो हम ये भी देखना होगा कि वो इंटरव्यू कैसे स्ट्रक्चर हुए। दूसरा, शहबाज शरीफ जो आपने जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन सच में बहुत खराब है, और इनफैक्ट बहुत सारे साउथ एशिया, हमने श्रीलंका भी देखा, पाकिस्तान बहुत पहले से आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका के कगार पे अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ये जो मेनली मुझे जो लगता है कि जो शहबाज शरीफ का है इशारा है कि अगर हम बातचीत करें, ठीक है, कश्मीर का मुद्दा उन्होंने उठाया, लेकिन वो मेनली एक इकोनॉमिक जो ट्रेड है, एक ट्रेड को एक रेगुलर करने की कोशिश में या करने की मंशा उनके मन में हो शायद, क्योंकि उनको मालूम है कि जो भी जैसे सामान अगर इंडिया से पाकिस्तान जाता है, आप वाघा क्रॉस करें, आपको सामान वो सस्ते मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे सामान हैं जो बैन है, लेकिन वो वाया अरब कंट्री जाते हैं, जो पाकिस्तान पहुंचते काफी महंगे हो जाते हैं। और रोजमर्रे के सामान वो इंडिया बॉर्डर, स्पेशली जो दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इंडिया से पाकिस्तान जा सकती हैं। तो उनका इंटेंशन यही रहा होगा कि हम एक वैसा रिलेशन तैयार करें जो जिससे अपने जो लोग हैं इनको एक आर्थिक मदद मिल सके, और आर्थिक जो परेशानी है वो कुछ कम हो सके। खत्म तो होने वाली नहीं है, लेकिन कुछ कम हो सके। तो उस हिसाब से अब ये देखना है कि उस इंटरव्यू को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीएमओ ये कैसे लेते हैं, क्योंकि जब दोनों कंट्री के अंदर एक होगा कि हम बात करेंगे, तभी एक माहौल बनेगा, तभी ये टॉकिंग टेबल पे आ सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शंस हैं तो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के पहले मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। बिल्कुल। तो यही है कि ये जो इंटरव्यू का वक्त है, ये इसकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। और जैसे आपने कहा कि ये इंटरव्यू स्ट्रक्चर कैसे किया गया है, क्या किस तरह की मैसेज देने की कोशिश की गई इस इंटरव्यू से, ये भी बहुत मायने रखता है। और ये आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से जब भारत का रिएक्शन इस पर सामने आएगा और फिर पाकिस्तान की ओर से किस तरह की चर्चा होती है, या पाकिस्तान की जो मीडिया है वहाँ पर किस तरह की बहस होती है, उस पर भी नज़रें रखनी होंगी। सोडी सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, वैसे तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि जो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं उस पे बहुत कॉन्क्रीट कुछ उसका आधार उनको नज़र आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाल फिलहाल हमने देखा कि भारत ने अपना जो प्रेशर है वो कभी कम नहीं होने दिया। भारत ने कहीं से भी कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया कि साहब हम बातचीत को तैयार हैं, जब तक कि जो हमने एकदम बहुत क्लियर आपको जिन चीज़ों के बारे में कहा है उनको पूरी तरह से आप अपने ज़मीन पर ख़त्म नहीं कर देते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के में जो भी हुक्मरान होता है उसके साथ कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, और ख़ासतौर पे जब आर्मी की बात आती है, वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन हैं, कुछ नाम हैं जिनके संरक्षण की बात आती है, और इतिहास गवाह है बहुत सारे प्रमाण देने के बावजूद पाकिस्तान भले न स्वीकार करे, लेकिन वो कहते हैं कि सच को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, वो सारी चीज़ें सामने हैं। उन सब के बीच क्या ये भी शहबाज शरीफ मैसेज देना चाहते हैं कि साहब जो हमारी सरकार है उस पर आर्मी का कोई नियंत्रण नहीं है, उसका कुछ हमारी सरकार बड़ी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही है? कैसे आप इसको एनालाइज कर रहे हैं, और ये जो भारत ने दबाव बनाए, आगे किस तरह का दबाव बनाए रखना चाहिए? प्रशांत जी, 2004 में हसन अब्बास ने किताब लिखी थी पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तानी राजनीति 3 A के ऊपर चलती है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी।
पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसमें पाकिस्तानी सेना का पूरा हाथ होता है। पाकिस्तानी सेना का सेना अध्यक्ष पाकिस्तान का डी फैक्टो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, क्योंकि पाकिस्तान में चाहे सुई से लेके नमक तक या स्टील तक जो भी थोड़ा बहुत बनता है उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ होता है, उनके फाउंडेशन या एनजीओ के थ्रू। पाकिस्तान में कोई भी बड़ा नेता आता है दुनिया का, वो सबसे पहले पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष से मिलता है। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जब अमेरिका जाता है तो उसे ऑनर कॉर्डन मिलता है, जो कि पाकिस्तान के मंत्रियों को भी नहीं मिलता है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि पाकिस्तान में वही होता है जो पाकिस्तानी सेना चाहती है। तो जहां तक शहबाज शरीफ की बात है, उनके ऊपर भी पाकिस्तानी सेना का पूरा नियंत्रण है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना कभी अपना नियंत्रण जाने नहीं देखी। प्रशांत जी, हमने देखा पिछले साल जब 1/3 पाकिस्तान पानी के नीचे था फ्लड्स की वजह से, तब पाकिस्तानी सेना को अपनी सैलरी में 9% इजाफा मिला। ये कितने अचंभे की बात है कि जहां पे उनके नागरिक भूख और पानी के लिए मर रहे हैं फ्लड्स की वजह से, वहां पाकिस्तानी सेना को 9% अपने सैलरी में इजाफा मिला। तो पाकिस्तानी सेना का जो कंट्रोल है वो पूरा है, चाहे शहबाज शरीफ आए, चाहे इमरान खान आए, या चाहे बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तानी सेना हमेशा पावरफुल रहेगी। दूसरा जो आपके प्रश्न का पार्ट है कि भारत को क्या करना चाहिए, प्रशांत जी, पाकिस्तान ऐसा देश है जो सिर्फ एक कठिन और कठोर भाषा समझता है। जो भारत ने पिछले एक दशक में अपने आप को और मजबूत किया है, उसको और मजबूत करना होगा, और पाकिस्तान तभी अपना सबक सीखेगा। चाहे वो धारा 370 का रिवोकेशन था, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स थी, पाकिस्तान को ऐसे सबक ही चाहिए, ऐसी कठिन भाषा ही चाहिए। आने वाले वक्त में भारत जितना अपने आप को सैनिक तरीके से मजबूत करेगा, उतना पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी भारत के ऊपर आंख उठाने की। बिल्कुल, तो बहुत ही स्पष्ट है इस चर्चा के जरिए जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो ये कि पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ ने जो कहा है उसमें उनका इंटेंशन जो है वो कम से कम भारत के नज़रिए से बहुत क्लियर नहीं है। ये कम से कम बहुत स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वो बातचीत चाहते हैं, लेकिन बातचीत की उनके बिंदु जो हैं वो फिलहाल उनके जो मुल्क के हालात हैं उससे मेल नहीं खाते। आमतौर पर कोई भी हुक्मरान होगा पहले अपनी जनता की परवाह करेगा, वो अपनी जनता की जो भलाई है उसकी बात पहले करेगा, लेकिन यहाँ फिर से जो मुल्क की जनता है वो नहीं है। यहाँ अभी भी कश्मीर जो है वो पहली प्रायोरिटी है। चुनाव है, ये इंटरव्यू स्ट्रक्चर उसी हिसाब से किया गया, ये भी साफ तौर पर जाहिर होता है। और भारत की ओर से जो एक प्रेशर बना है, लगातार बनाया गया, और भारत की ओर से किसी भी तरह का कोई हिंट या किसी भी तरह की कोई ढील नजर नहीं आ रही है। ये इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ाए रखनी होगी। वैसे रिएक्शन का इंतजार करना होगा कि भारत शहबाज शरीफ के इस इंटरव्यू पर रिएक्ट करता है या नहीं करता है। करता है तो भारत की ओर से क्या स्टैंड इस पे होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक जिम्मेदार और एक संवेदनशील पड़ोसी होने के नाते हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, वहाँ की जो आम जनता है वो इन हालातों से निकले, वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो कुछ बेहतर नीतियाँ लाएं जिसके ज़रिए ये जो संकट का दौर है वो वहाँ के लोगों के लिए भी ख़त्म हो और उनके लिए भी एक बेहतर दिन है। बाकी मसले जो हैं वो सुलझाने के लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो आगे सुलझाएंगे, और भारत का स्टैंड इसमें साफ तौर पर क्लियर है कि जो पाकिस्तान है वो अपने ज़मीन का जो एक पनाहगाह बना चुका है आतंकवादी गतिविधियों के लिए, भारत के खिलाफ उनके इस्तेमाल के लिए, वो उसे साफ तौर पर सिर्फ रोकना नहीं है, पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना होगा। और चलिए इस चर्चा के बाद अब चलते हैं थोड़ा एक और ख़ास पहलू की ओर। फर्टिलाइज़र सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर क्या है इस पर जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं क्या बड़ी खबर आ रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर से जुड़ी हुई? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपए की मांग की है। और ये जो रकम की मांग की गई है ये खास तौर पर यूरिया सब्सिडी के लिए मांगी गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है, और ये जो रकम है वो 2,15,000 करोड़ रुपए की जो सैंक्शन अमाउंट है उसके अतिरिक्त है।
सूत्र बता रहे हैं कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का जो सब्सिडी बिल है कंपनियों का, अभी उसका भुगतान होना बाकी है और चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस रकम में और बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम की मांग जो है वो की गई है। हालांकि इन सब के बीच में जो राहत की बात है वो ये है कि फर्टिलाइजर मंत्रालय का अनुमान ये कहता है कि चालू वित्त वर्ष के मुकाबले अगले वित्त वर्ष में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है उसमें कमी देखने को मिल सकती है और इसके पीछे की दो वजहें हैं। सबसे पहला तो ये कि जो डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन है उसमें तेजी आने की संभावना है क्योंकि नए प्लांट्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं, और दूसरा ये कि गैस की प्राइसेस में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय एक और ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके हिसाब से आने वाले दिनों में सल्फर कोटेड यूरिया प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा और इससे सरकार का जो सब्सिडी बिल है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। वो इस तरीके से, क्योंकि जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसकी कीमतें जो हैं नॉर्मल यूरिया से ज़्यादा होंगी, जाहिर तौर पे सब्सिडी का भुगतान जो है इससे कम हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले वित्त वर्ष के अंत तक सल्फर कोटेड यूरिया का प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। और चलिए अब एक और विशेष उपलब्धि पर चर्चा कर देते हैं। ये उपलब्धि सिनेमा की उपलब्धि है। जी हाँ, एक दौर था जब भारतीय सिनेमा, मैं बात करता हूं 50s की, 70s की, भारतीय सिनेमा जब पूरी दुनिया फिल्मों के मामले में इस तरह से कनेक्टेड नहीं थी, तब अपनी जो धमक था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रहा था। हम बात करते हैं प्यासा, कागज के फूल, मदर इंडिया, मुगल आजम, हम बात करते हैं 2 बीघा जमीन, सत्यजीत रे की पाथीर पांचाली, हम बात करेंगे बंदनी, सीमा। ऐसे नामों के फहरिस्त है जो विदेशों में भी एक खास मुकाम रहती है। और यही वजह थी कि जापान के जाने माने फिल्मकार अकीरा कुरोसावा ने कहा था कि अगर आपने सत्यजीत रे की फिल्में नहीं देखी हैं, फिल्म स्टूडेंट्स को वो संबोधित कर रहे थे, तब आपने जो दुनिया है, जो सिनेमा की दुनिया है, वो बगैर सूरज और चांद के देखी। और ये वैभव जो है वो एस.एस. राजमौली लौटाते हुए दिख रहे हैं। एस.एस. राजमौली की फिल्म RRR, जो कि पूरी दुनिया में पसंद की गई, अब ऑस्कर की ओर यानी एकेडमी की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। और ये कदम मजबूत से मजबूतर इसलिए हुए हैं क्योंकि हाल में जो प्रतिष्ठित अवार्ड्स हैं, जो बड़े बड़े विदेशी अवार्ड्स हैं, वहां पर RRR ने अपना दखल नहीं बढ़ाया है, बल्कि यहां पर उन पुरस्कारों पर कब्जा जमाया है। गोल्डन ग्लोब, जिसे ऑस्कर की रिहर्सल माना जाता है, एक गेटवे माना जाता है, वहां पर इस फिल्म के गाने नाटू नाटू के लिए संगीतकार MM कीरवानी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला। और अब अमेरिका के जो लॉस एंजल्स है, वहां पे एक बड़ा ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, यहां पर बेस्ट फॉरेन फिल्म का खिताब RRR को मिला है। अब इसमें एक और कदम जोड़ते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो एक फिल्मकार आपको नजर आ रहे हैं, ये है जेम्स कैमरॉन। जेम्स कैमरॉन कौन? टाइटैनिक और अवतार जैसी जबरदस्त फिल्म बनाने वाले निर्देशक। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि एक बड़ा चमत्कार हुआ है। जेम्स कैमरॉन ने RRR, जो कि राजमौली की फिल्म है, उसे एक बार नहीं 2 बार देखा, और दूसरी बार वो अपनी पत्नी को भी लेकर गए इस फिल्म को दिखाने। और इसके बाद लगभग 10-15 मिनट तक वो फिल्म के निर्देशक राजमौली और टीम के साथ चर्चा उन्होंने की कि किस हद तक इस फिल्म ने उन्हें प्रभावित किया, और वो चाहते हैं कि ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए मानक गढ़े। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि भारतीय सिनेमा अब जो है वो कमर्शियल होते हुए भी किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एक्सेप्टेंस पा रहा है। अमित कर्ण, जाने माने फिल्म और ट्रेड एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में। और इस चर्चा का मकसद अमित यही है कि जो तस्वीरें हाल फिलहाल हमने देखी हैं वो उम्मीद जताती हैं। किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेशनल सर्किट से? ये जो इवेंट्स हुए हैं, हम क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स को देखें, ये कितना मायने रखता है? गोल्डन ग्लोब को तो गेटवे कहा ही जाता है। और फिर हमने एक तस्वीर देखी जेम्स कैमरॉन की, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि वो उन्होंने 2 बार ये फिल्म देखी है। किस तरह के रिपोर्ट्स फिलहाल आ रहे हैं? RRR क्या वाकई एकेडमी की ओर मजबूती से अपने कदम बढ़ाती हुई? जी हाँ प्रशांत, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे फिर से यहाँ मौका देने के लिए और ऐसे प्रतिष्ठित विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो जो 3 चीजें हैं, 3 कैटेगरीज में RRR
बहुत मजबूती से इंडिया की जगह बना रहा है। पहला जो मतलब इसकी कैटेगरी है कि वो नाटू नाटू में तो 90% से ज्यादा चांस है कि ये ऑस्कर नॉमिनेट भी हो, जो कि 24 जनवरी को आने वाले हैं सारे नॉमिनेशंस, और मार्च में जब ऑस्कर आयोजित होगा तो फिर वहां पर जीत भी हासिल हो जाए नाटू नाटू वाली कैटेगरी में। इसके अलावा जो बेस्ट फॉरेन फिल्म की मतलब जो है कैटेगरी, उसमें भी इसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ऑस्कर भी थोड़ा अब लचीला हुआ है। ऑस्कर की जो मतलब सुर्खियां रहती थी या उसकी पहचान रहती थी कि हम सिर्फ आर्टिस्टिक फिल्मों को ज्यादा जगह देंगे, तवज्जो देंगे और उन्हें जीत हासिल करवाएंगे, उसमें ऑस्कर ने लचीलापन लाया। पिछले साल 2 सालों में 3 सालों में हम ये भी देख रहे हैं कि पॉपुलर स्टार की कैटेगरी मतलब को भी वो कंसीडर करने लगे हैं, उनको भी वो अवार्ड देने लगे हैं। तभी टॉम क्रूज जैसे पॉपुलर स्टार कास्ट भी ऑस्कर के फर्स्ट रो में वो लोग भी आते हैं, बैठते हैं, जीत हासिल करते हैं। जो बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी है उसमें 10 साल या 20 साल पहले तक नंबर ऑफ फिल्म्स जो होते थे नॉमिनेशंस वो कम होते थे, कम ही फिल्मों के लिए वो गेटवे खुला रहता। अब वो नंबर ऑफ फिल्म्स की कैटेगरी 10 हो गई है, यानी कि 10 फिल्में दुनिया भर से शिरकत कर सकते हैं, नॉमिनेट हो सकते हैं। उसके बाद वोटिंग के पैमाने पर, ज्यूरी पर कितने ज्यूरीज ने उनको देखा है, तो अब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो ये है कि बेस्ट डायरेक्टर, वो भी फिल्म और खुद राजा मौली जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। यहां पर मैं एक चीज और उस पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो लगान के वक्त नहीं हो पाया, तो लगान के वक्त या तो ऑस्कर में शायद वो उतने प्रावधान नहीं थे कि आप अपनी फिल्म को मतलब बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के अलावा, जहां पर लगान आई थी, नॉमिनेट हुई थी लेकिन नो मैंस लैंड से हार गई थी, तो उसके अलावा बाकी कैटेगरीज में भी आप आइए, दमखम दिखाइए, ज्यूरीज के पास पहुंचिए और बाकी कैटेगरीज में भी आप टक्कर दें, फाइट करें। वो रणनीति यहाँ पिछले 2 महीनों से बहुत इंटेंस तरीके से राजा मौली कर, वो ना सिर्फ ओरिजिनल स्कोर में बल्कि साउंड में, बेस्ट फिल्म कैटेगरी में, बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में वो इनरोल हो रहे हैं। और ऑब्वियसली इस बार चांसेस ज्यादा हैं आरआरआर के किसी न किसी कैटेगरी में। ठीक है, ठीक है। किस तरह से जो है वो ऑस्कर अब चूंकि बहुत नज़दीक है और हम देख रहे हैं कि पूरी टीम वहाँ जमी हुई है, लगातार जो है वो अलग अलग इवेंट्स में नज़र आ रहे हैं। हाल फिलहाल किस तरह का हमने देखा कि कुछ इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने भी इस फिल्म को लेके एक वैलिडेशन दिया और उस पर लगातार बात हो रही है। और जाहिर सी बात है कि जब नॉमिनेशन लिस्ट आएगी तब तक तो हमें इंतज़ार करना होगा। उसके बावजूद जो हालिया इवेंट्स हुए हैं, क्या ये किसी तरह का एक तरह के एक फैक्टर बनते हैं इंटरनेशनल सर्किट में? जैसे हमने देखा क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड हो गया या गोल्डन ग्लोब हो गया, हॉलीवुड डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बात कर रहे हैं। क्या वहाँ के ट्रेड और एग्जीबिटर्स में भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी इसको लेकर वो एक तरह का रुझान उनमें नज़र आ रहा है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ऑस्कर में अब तक का जो पैटर्न रहा है कि उन्हीं फिल्मों ने जीत हासिल की है, नॉमिनेशन हासिल की है या शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिनकी चर्चा ऑस्कर के पैरेलल जो दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स हैं उनमें अगर कोई फिल्म जीत हासिल कर रही है या फिर चर्चित हो रही है तो फिर उनको जगह मिलती ही है ऑस्कर। और साथ ही ऑस्कर का ये रूल है कि उनके 6 सिटीज में जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, ये हमारा फिल्म फेयर की तरह नहीं है कि इंटरनली सब कुछ मतलब कई बार डिसाइड हो जाता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फिल्म फेयर भी हमारा मतलब बहुत ही अच्छा एक अवार्ड फंक्शन है, पॉपुलर अवार्ड फंक्शन है। ऑस्कर का प्रोसेस ये है कि आप वहां के 6 शहरों में अपनी फिल्म को स्क्रीन करेंगे। उससे पहले अगर आपकी फिल्म कांस में, बर्लिन में, सनडांस में, बाफ्टा में, इन सब जगहों पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऑस्कर की जो ज्यूरी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी फिल्म को देख चुकी होती है। यहां पर
जो काम आमिर ने किया था लगान के वक्त कि वो आशुतोष गोवारिकर दोनों 2 महीने तक एकदम प्रैक्टिकली उस तरफ रहे अमेरिका में, वहां अलग अलग शहरों में अपनी फिल्मों को स्क्रीन किया। तो वो एक्सरसाइज यहाँ भी वो चीज कर रहे हैं राजा मौली कि वो मतलब न्यूयॉर्क जो फिल्म क्रिटिक अवार्ड वाला मतलब जो इवेंट हुआ, फंक्शन हुआ, जहां पर शायद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है मतलब राजा मौली को। गोल्डन ग्लोब में इसने जीत हासिल की है, मतलब ओरिजिनल स्कोर के मामले में, म्यूजिक के मामले में। हाँ, एंड बेस्ट फॉरेन का भी उनको मतलब एक इवेंट में मिला है रिकॉग्निशन। तो ये ऑटोमेटिकली एक तरीके से 70 to 80% आपको वैलिडेशन मिल चुका है, आप सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं। अब बस नॉमिनेशन और उसके बाद जीत का इंतजार रहेगा। तो 80% तक जीत हासिल कर ली है इस फिल्म ने, एटलीस्ट अब बेस्ट डायरेक्टर के मामले में। 80 to 90% ये फिल्म बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में मतलब जीत हासिल कर सकती है, और 90% से ऊपर या 95% से ऊपर चांसेस हैं ये फिल्म म्यूजिक के कैटेगरी में जीत हासिल। तो ऑब्वियसली इन सारे इवेंट्स का असर तो बिल्कुल पड़ा ही है इस फिल्म को लेकर। इस वक्त तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो एक बड़ी पिक्चर में तब्दील हो और एक बार फिर जो है ऑस्कर में भारतीय सिनेमा का झंडा बुलंद हो और आरआरआर जो है वो ऑस्कर्स में अपना नाम बनाए, अपने खिताब अपने नाम करे, और एक तरह से एक बहुत बड़ा तोहफा ये होगा इस साल में भारतीय सिनेमा के नज़रिए से। हाल फिलहाल हमने देखा बहुत सारा डेंट जो है वो भारतीय सिनेमा ने इस बीच झेला है, लेकिन एक उम्मीद जो है अब वो आरआरआर ने जगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सरकार बजट में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए टैक्स राहत दे सकती है और इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं अनुराग शाह। आने वाले बजट में कई सारे ऐलान संभावित है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए, और एक बड़ा ऐलान जो हो सकता है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से जुड़ा हो सकता है। अभी जो भारत में टैक्स डिडक्शन दिया जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम पर, वो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर होता है, लेकिन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है, और ये जो ऐलान है एक सेपरेट सेक्शन के जरिए भी हो सकता है। भारत के अंदर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है, मात्र 1% के करीब जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है। तो इस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए लोगों को इंसेंटिव दिया जा सकता है टैक्स डिडक्शन के फॉर्म में, और इंश्योरेंस कंपनियों से लेके जो बॉडीज़ है इंश्योरेंस सेक्टर की, उनकी भी मांग है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए टैक्स डिडक्शन होना चाहिए। और इसके अलावा हम पिछले कुछ वर्षों के अंदर देखें तो जिस तरह से जो नेचुरल क्लाइमिटीज से नुकसान हुआ है अलग अलग देश के राज्यों में, और वहाँ पर सरकार को बड़े पैमाने पर पैकेजेस देने पड़ते हैं, तो उसकी रिस्क को भी कम किया जा सकता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के जरिए। क्योंकि अगर लोगों को मोटिवेशन दिया जाएगा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस खरीदने में और वहाँ पर उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है प्रीमियम चुकाने में, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ेगा और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का कवरेज भी बढ़ेगा। हाल ही के अंदर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRD के द्वारा भी 3 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी लॉन्च किए गए हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से जुड़े हुए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये संभावना बन रही है कि बजट के अंदर सरकार जो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम पर एक राहत दे सकती है। बढ़ते आगे, वित्त मंत्रालय 19 जनवरी को सरकारी बैंकों की एक अहम बैठक करने वाला है। क्या है एजेंडा, बता रही हैं मेघना। जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक्स के साथ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ जो रिव्यू मीटिंग बुलाई है जनवरी 19 को, उसमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पे मेजर फोकस रहेगा। इस मीटिंग को जो चेयर करेंगे वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी चेयर करेंगे, और SBI चेयरमैन के अलावा सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसके MDs और CEOs भी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। जो सबसे पहला जो मुद्दा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वो बैंक्स की प्रोग्रेस, स्टैंड अप इंडिया स्कीम और जो बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स हैं जैसे कि मुद्रा स्कीम हो गई, उसका पूरा रिव्यू लिया जाएगा और नए टारगेट भी बैंक्स को दिए जा सकते हैं इस मीटिंग में। इसके अलावा जो इन ऑपरेटिव प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स हैं उसका भी डिटेल में रिव्यू लिया जाएगा। इसके अलावा जो अनबैंक्ड
अनबैंक्ड जो विलेजेस हैं जिसमें 3000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस को खोलने में कहाँ तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स सफल हो पाए हैं, उसका भी डिटेल में रिव्यू लिया जाएगा। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो एक प्रेजेंटेशन देगी कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, उस पर एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इस मीटिंग को एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी अटेंड करेंगे क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड्स पर भी एक डिटेल रिव्यू लिए जाना वाला है। इस मीटिंग में जो सैचुरेशन है पीएम किसान बेनिफिशरीज़ के लिए केसीसी के अंडर में, उसका रिव्यू लिया जाएगा और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है केसीसी की, उस पर भी डिटेल में रिव्यू लिया जाएगा। तो एक बहुत ही डिटेल्ड एजेंडा जो प्लान्ड है गवर्नमेंट का जनवरी 19 की रिव्यू मीटिंग में, वो देखना रहेगा कि कैसी जाती है। बात मुंबई मेट्रो की। पीएम नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को मुंबई मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 12,600 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए सेकेंड फेज के जरिए मुंबई मेट्रो में करीब 35 किलोमीटर का नया स्ट्रेच जुड़ेगा। ये ट्रेनें भारत में ही बनी हैं। ये मुंबई के किन इलाकों को जुड़ेंगी और इससे मुंबईकरों को कितना फायदा होगा, बता रही हैं हमारी सहयोगी ऐश्वर्या। मुंबई मेट्रो के ट्रायल रन इस वक्त चल रहे हैं। 19 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मेट्रो लाइन 2A और मेट्रो लाइन 7 इनॉग्रेट करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं रूट मैप है मेट्रो लाइन 2A का और मेट्रो लाइन 7 का। ये जो है अंधेरी वेस्ट से दहीसर ईस्ट है येलो लाइन विच इज़ द मेट्रो लाइन 2A, और दहीसर से लेके गुंडावली स्टेशन जो मेट्रो लाइन 7 है वो रेड लाइन है। अब ये सारी ये ऑपरेशनल हो जाएंगी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 19 तारीख को इसे इनॉग्रेट करेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इमरजेंसी इंटरकॉम है जिससे आप पायलट से इमरजेंसी होने पर बात कर सकते हैं और काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चार्जिंग पॉइंट्स भी है मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो आई एम श्योर मुंबईकर्स बहुत एक्साइटेड है इस इनॉग्रेशन को लेकर। बढ़ते आगे, 31 जनवरी तक सरकार ऑनलाइन गेमिंग के रूल्स नोटिफाई करेगी। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में सरकार सट्टेबाजी की इजाजत नहीं देगी। The principle today is being followed by the digitization of our economy and digitization of our financial sector is that every financial transaction online must be accompanied by an eKYC so that there is no money laundering, there is no illegal money that is deployed in any part of the internet. So keeping with that, there is no reason why online gaming should not have eKYC for all its users. And what is the deadline that we are looking at for coming out of this rule? We hope to complete this process and have the rules notified by January 31st if all goes well. और अब बात ईटी नाउ स्वदेश की एक और एक्सक्लूसिव खबर की। यूएस इन्वेस्टमेंट फंड जीआईपी ने टेलीकॉम इंफ्रा फर्म टावर विजन इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। सूत्रों के हवाले से मिली इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। यूएस इन्वेस्टमेंट फंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स ने गुरुग्राम स्थित टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी टावर विजन इंडिया को अक्वायर कर लिया है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स जिसे जीआईपी भी कहा जाता है, वह पिछले कुछ महीनों से टावर विजन पे ड्यू डिलिजेंस कर रहा था और अभी इस एक्विजिशन के अंतर्गत ये कंपनी शीघ्र ही डेफिनेटिव डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत करेगी ताकि वह टावर विजन का कंट्रोल ले सके। अभी ड्यू डिलिजेंस के दौरान टावर विजन का जो एंटरप्राइज वैल्यू है, जो वैल्यूएशन है, वो $400 मिलियन आका गया था। और अभी हम आपको टावर विजन के बारे में कुछ बता दें कि यह कंपनी कोई भारत में कोई 9,000 टेलीकॉम टावर ऑपरेट करती है और इनके क्लाइंट्स में भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल है। और बढ़ते हैं आगे, भारत में कलशनिकोव AK-203 राइफल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर में ये राइफल यूपी के अमेठी में बनाए जा रहे हैं। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी। ये आत्मनिर्भरता का बात है, ये मेक इन इंडिया का बात है। बात ये है
रशियन AK-203 राइफल, असॉल्ट राइफल अब भारत में बनेगा और बनना शुरू हो गया। ये अमेठी में जो फैक्ट्री है, ये इंडो रशियन कोलैबोरेशन है और AK-203 असॉल्ट राइफल बनना शुरू हो गया। ये रशिया ने कहा है और इससे बहुत ही बेनिफिट होगा भारत का, इंडियन आर्मी का, क्योंकि ये राइफल कई लाख राइफल बनेगा। शुरू में 60,000 शायद रशियन पार्ट्स भी आएगा, लेकिन अंत तक ये ठीक हो गया है, सही हुआ है, ये पूरा 100% भारत में बनेगा। ये आत्मनिर्भरता का परिचय है और इससे भारत का जो इंडियन आर्मी है, सेना है, उनका तो बेनिफिट होगा ही। उसके बाद CISF, CRPF जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, उनका पास भी जा सकता है। चलिए अब जरा हम बाजार की ओर रुख करते हैं। मार्केट में आज दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार क्लोजिंग के दौरान निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी नजर आई। बाजार बंद होते होते जहां निफ्टी जो है वो 153 अंक पर बंद चढ़कर 18,053 पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स में भी 563 अंकों की बढ़त रही। एनर्जी और रियल्टी शेयरों में भी अच्छी तेजी रही। कैसा रहा बाजार, पूरी डिटेल्स दे रहे हैं डिम्पी कालरा। बाजार ने आज कई दिनों के कंसोलिडेशन को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश से अटेम्प्ट जरूर की है। हालांकि अभी ब्रेक हुआ नहीं है, 18,200 के बाद ये रेंज ब्रेकआउट माना जाएगा, लेकिन इसके फ्यूचर्स क्योंकि प्रीमियम पे चल रहे हैं तो 18,100 के आसपास वो पहुंचे हैं। हालांकि एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देखेंगे तो आज मार्केट उतना भी ठीक नहीं था, क्योंकि आज बढ़ने वाले शेयर्स कम थे और गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा थे। इस और कुछ तकनीकी खामियां जिसकी वजह से हम अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जेपी नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। दिल्ली में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव रखा, जिस पर सर्वसम्मति से मुहर लगी। कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को बॉर्डर के इलाकों में मजबूत करना होगा, साथ ही 400 दिन बचे हैं और सभी कार्यकर्ता चुनावी अभियान में जुट जाएं। बीजेपी 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। रणनीति पर मंथन करने के लिए कार्यकारिणी में बीजेपी का थिंक टैंक काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और इस अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें, तभी हम अपने देश को तेजी के साथ आगे ले जा सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। दरअसल भारत ने पिछले साल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नेता को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी, लेकिन चीन ने बीच में ही अड़ंगा लगा दिया था, जिसके बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा कि सुरक्षा परिषद समिति ने अब्दुल रहमान मक्की को ISIL और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है, जिसके बाद आतंकी मक्की की संपत्ति जब्त होगी, उसकी यात्रा पर बैन लगेगा। बता दें कि अब्दुल रहमान मक्की भारत में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है।
मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सूचना है या खबर जिसे हम कहते हैं। काफ़ी समय से भारत चाह रहा था कि उनको आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन बार बार चाइना जो था उसमें टेक्निकल क्लिचेस हिचेस लगा देता था, किसी टेक्निकल रीज़न से इसको रोक देता था। अब आखिर में फाइनली ये भारत की एक जीत हुई। भारत की नहीं, मैं बल्कि समझता हूँ आतंकवाद के खिलाफ ये एक बड़ा कदम है। दूसरी बात ये कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद भी और फिर उसके बाद ये अब्दुर्रहमान मक्की और इस तरह के बहुत से आतंकवादी टेररिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं इस समय। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कू है और पाकिस्तान और चाइना के लिए सेटबैक। मक्की जो है वो मुंबई कांड का मास्टरमाइंड था, लेकिन 15 साल से फ्री घूम रहा है, जबकि पाकिस्तान को हर प्रकार का एविडेंस दिया गया कि वास्तव में वो इन्वॉल्व है। अभी बड़ा लाजमी है कि इसको भी उसी प्रकार से निकाला जाए जैसे कि बिन लादेन को निकाला गया, क्योंकि इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो गया है और इसमें 6 अमेरिकन भी मारे गए थे, कुछ इजरायलीज भी मारे गए थे। हिंदुस्तान, अमेरिका और इजराइल को मिलजुल कर कोई कार्रवाई करनी चाहिए टू टेक आउट मक्की द सोनिस्ट। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के छठे दिन राहुल गांधी की सुरक्षा में 2 बार चूक का मामला सामने आया। सुबह करीब 8 बजे यात्रा जालंधर पठानकोट रोड पर थी। इसी दौरान होशियारपुर में दसूहा के पास एक युवक राहुल गांधी का 3 लेयर सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब रहा। युवक सीधा राहुल गांधी के पास पहुंच गया और उन्हें गले लगा लिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत युवक को पीछे धकेल दिया। इसके बाद टी ब्रेक के लिए यात्रा होशियारपुर के ही गांव बस्सी में ढाबे पर रुकी थी। सड़क क्रॉस करने के लिए राहुल गांधी आगे बढ़े, उसी समय एक युवक आगे बढ़ गया और राहुल के करीब पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इसे भांप लिया, जिसके बाद युवक को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि मामले के सामने आने के बाद पंजाब पुलिस के आईजी जीएस ढिल्लों का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने युवक को खुद अंदर बुलाया था, ये सुरक्षा चूक नहीं है। नंबर 1 पॉइंट की जो वीडियो मैंने देखी है उससे लगता है कि एज इफ इट इज़ ए सिक्योरिटी ब्रीच। मैं फर्स्ट डे से साथ चल रहा हूँ, तो 110 किलोमीटर मैं वॉक कर चुका हूँ। मेरे को जब पता चला है, मैं क्योंकि मोस्टली आगे होता हूँ रोप के फ्रंट एंड पे, मैंने वापस आके पीछे जहाँ राहुल जी चलते हैं वहाँ से बाकियों से वेरीफाई की बात। पता यह चला है कि, और मैंने तो देखा ही है कि हम किसी को फ्रंट में से अंदर नहीं आने देते। फ्रंट रोप जो लेफ्ट राइट और जो यू बनती है, किसी को अंदर नहीं आने देते। ऐसे ही जैसे रूटीन में बहुत सारे लोग मिलने के लिए खड़े होते हैं, कुछ राहुल जी को आवाज लगाते हैं, मैंने देखा है, कुछ प्लेकार्ड लेके खड़े होते हैं। उनमें से किसी ने अंदर बुलाया, 2 जने अंदर आए या 1 जने आया, वो वीडियो मैं दोबारा देखने के लिए, उसका मेन वीडियो लेने के लिए कहा है। जो जिस तरीके से उसने हग किया राहुल जी को, आके गले लगा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। बढ़ते आगे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर के सेकेंड वेव का असर जारी है। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में कोहरा भले ही कम हो गया हो, लेकिन सर्द हवाएं सता रही हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ी है। धूप खिली होने के बावजूद सर्दी सता रही है। हालांकि सोमवार को सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री दर्ज होने के बाद आज थोड़ी राहत है, लेकिन मौसम विभाग ने फिर शीतलहर का अनुमान जताया है। एमडी ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी और बिहार में कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया जा रहा है। 4 घंटे लेट है, बहुत तपस्या, ठंड में मरे जा रहे हैं और 4-4 घंटे ट्रेनें लेट हो रही हैं। कोई कहता है इधर को भागो, कोई कहता है इधर को भागो। हम नई दिल्ली स्टेशन पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं, 2 घंटे से ज़्यादा टाइम बीत गया, अभी नहीं है। ठंड में हम बैठे हुए हैं, कोई गाड़ी का कोई सूचना नहीं मिल रहा है, नहीं कोई सही से बता रहा है कि क्या टाइम टेबल है गाड़ी का। और चलिए अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आसमान में बलूनों की शानदार उड़ान की तस्वीरों के साथ। वाराणसी में बलून फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। हॉट एयर बलून से काशी का शानदार और भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बोट रेस का भी आयोजन यहाँ पर है और काशी के पर्यटन को इससे काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।